Hello, good morning and greeting of the day once again with a new topic. और जो न्यू टॉपिक आज मैं करने जा रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गोइंग टू बी इन डेप्थ, राइट? सो द नेम ऑफ द टॉपिक जो है वो है हॉजकिन डिजीज। और इसको मैं थोड़ा सा इसका जो सेकंड पार्ट सेकंड साइड है जिसको हम नॉन हॉजकिन डिजीज कहते हैं, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ लाइंस आपको आपके नॉलेज के लिए मैं उसको लेक्चर में ऐड किया है। So you must know the difference between the Hodgkin and the non-Hodgkin disease. So let us begin with the topic. First of all, हमें ये जानना है कि what is the classification of the Hodgkin disease. तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो डिजीज है Hodgkin disease, it comes under the malignancy, यानी it comes under the cancer headline, right? So यहाँ पर अब हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होगा टू लर्न इट कि अगर हम हॉजकिन डिजीज कह रहे हैं तो ये कौन से सिस्टम से स्टार्ट होती है, वेयर डज इट फ्रॉम वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम, राइट? सो इट्स ए डिजीज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा एक दो लाइन एज अ मैटर ऑफ माय रूटीन के मैं जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फंक्शन है, उसके ऊपर बात करता हूँ। तो जब मैंने अभी कहा है कि इट्स ए डिजीज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको इसकी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके ऊपर कुछ बात करूं। हम जानते हैं कि सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के नाम से एक सेल है, और वो डब्ल्यूबीसी की जो सब मेंबर है वहां पर लिम्फोसाइट का जिक्र आता है। सो देर इज एसिनोफिल, देर इज अ बेसोफिल, देर इज अ न्यूट्रोफिल, देर इज अ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 5 मेंबर्स वहां पे आते हैं अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग सिलेबस। आवर सिलेबस इज नर्सिंग सिलेबस, नर्सेस का सिलेबस है, ये फिजिशियन का सिलेबस नहीं है या हेमाटोलॉजिस्ट का सिलेबस नहीं। सो लेट अस टॉक विद इन दैट सर्कल। सो हमारे सिलेबस में ये जो 5 मेंबर ऑफ द डब्ल्यूबीसी हैं उनमें एक सेल का नाम आता है जो लिम्फोसाइट सेल। अब लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फोसाइट सिस्टम, डब्ल्यूबीसी का एज ए होल हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एनी हार्मफुल अनहेल्दी एजेंट। तो ये इन नटशेल में एक डब्ल्यूबीसी की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उसके अंदर जो सेल्स हैं वो फिर अलग अलग डिजीज में, इन्फ्लामेशन में, इन्फेक्शन में उनका इंक्रीज डिक्रीज होना इन्वॉल्व करता है, और उनका इंक्रीज डिक्रीज होना ही इंडिकेट करता है कि व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन अभी बॉडी के अंदर हो रहा है। सो लेट अस कम बैक टू द लिम्फोसाइट सेल। तो मैं ये एक्चुअली पूरा जो डब्ल्यूबीसी एंड इट्स मेंबर जो है ये इज दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, राइट? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अंदर मैं अगर बात करता हूं तो आप मेरी बात को नोट करिए कि 65% रोल is only played by the lymphocyte cell, right? सो इम्यून सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनहेल्दी, टॉक्सिक एंड अदर जो एजेंट्स हैं जो कैन प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ डिजीज इन द बॉडी, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं दे प्ले 65% रोल। सो इट्स ए मेजर सेल, बहुत वाइटल है। बाकी जो सेल्स हैं वो सिर्फ 35% इम्यून सिस्टम के जो रोल प्ले करते हैं। सो इन द इम्यून सिस्टम 65% रोल इज प्लेड बाय लिम्फोसाइट सेल ओनली, लिम्फेटिक सिस्टम ओनली। सो ये थोड़ा सा इसकी फिजियोलॉजी थी जिसके ऊपर मैं फ्यू लाइंस मैंने ऐड करी हैं। अगर आपको नॉर्मल पता है तो आप अब नॉर्मल को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। दैट इज बेसिकली माय पॉइंट, राइट? नाउ लेट्स गो। और इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं कि लिम्फोसाइट्स के अंदर दो तरह के सेल हैं, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। अब ये बी एंड टी क्या करते हैं, राइट? क्योंकि इसके आगे फैमिली है, लिम्फोसाइट सेल की आगे फैमिली है और उनके स्पेसिफिक नाम है। तो मैं दो नाम आपको हाईलाइट करने लगा हूं, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट बी जो है वो एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। जो लिम्फोसाइट kill the tumor cell, T for tumor, B for antibody, right? उसमें B आता है एंटीबॉडी। तो आपके लिए इजी रहेगा, याद रखना कल को एग्जामिनर का कोई पता नहीं वो किस तरीके के माइंड सेट का है और वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ ले।
तो देन यू नो इट कि व्हाट्स द आंसर. सो बी फॉर एंटीबॉडी, टी फॉर ट्यूमर, राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये तो सारा कुछ था नॉर्मल जो अभी तक मैं बात कर रहा हूं. लेकिन व्हाट इज हार्टकिन डिजीज एंड देन व्हाट इज नॉन हार्टकिन डिजीज, तो वो लास्ट में जाके मैं करता हूं. सो आप देखिए यहाँ पर अब एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी में चलते हैं. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अब टी सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं या बी सेल हो रहे हैं. बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द डिजीज. यहाँ पर वो कहता है कि बी लिम्फोसाइट सेल इन्वॉल्व होते हैं इन द हॉजकिन डिजीज. रिमेंबर इट, राइट. सो वेन एवर जो हमारा सिस्टम, जो बॉडी के अंदर कोई रिस्क फैक्टर है, या वैसे तो जो कैंसर की जो etiology है दैट इज अननोन, right? Number one cause is always unknown when you talk about the cancer or malignancy. But और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं. वन ऑफ द फैक्टर है कि फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी है, राइट. ये उनकी जनरेशन में चलता आ रहा है. सो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. और बहुत सारे और टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, अनहेल्दी एजेंट हैं, पॉल्यूशन है, टॉक्सिन है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, जिसकी वजह से कोई केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो था वो हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा था एट वन टाइप ऑफ टाइम, जाके उन्होंने डीएनए को अटैक किया एंड उसने अपना एक अबनॉर्मल पाथवे ले लिया, लॉस्ट इट्स फंक्शन. सो इसका मतलब है कि बी लिम्फोसाइट सेल जो हैं वो इन दिस केस, इन दिस डिजीज, वो अब नॉर्मल हो जाते हैं एंड देन वो मल्टीप्लाई करते हैं. अदरवाइज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, नॉर्मल फंक्शन होनी चाहिए, जो अभी हमने पहले बात करी. लेकिन आफ्टर द डिजीज ऑनसेट तो क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट सेल जो है, एक तो वो मल्टीप्लाई रैपिडली करते हैं, ग्रो इन नंबर्स, नंबर वन. नंबर टू, दे लूज देयर नॉर्मल फंक्शन. और नंबर तीन, वो उनका जो क्या नाम है, कंट्रोल जो तो इम्यून सिस्टम का जो डीएनए का था वो उसके ऊपर से हट जाता. सो गो विद मी. कहता है कि बी लिम्फोसाइट सेल बिगिन टू क्या, बिगिन टू मल्टीप्लाई, begin to multiply and in a abnormal manner, राइट. देन वो कहता है कि फिर के नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट होगा. वन, एक डेवलपमेंट तो हो गया कि दे बिगिन टू ग्रो, मल्टीप्लाई इन ए abnormal फैशन, नंबर वन. नंबर टू, उसके ऊपर जो डीएनए का कंट्रोल था दैट इज लॉस्ट नाउ, राइट. सो अब वो अपने तरीके से ही ग्रो कर रहे हैं, अपने तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर नॉर्मल फंक्शन. अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि वो हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर दे आर इन लार्ज नंबर्स और वो घूम रहे हैं एंड देन दे आर अटैकिंग द लिम्फेटिक सिस्टम. तो जो इनिशियल डेवलपमेंट होगा, आप देखेंगे कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे यहाँ पर एक गिल्टी है, देयर इज ए गिल्टी है, एक्चुअली दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड. दूसरी कंप्लेन वो कर सकता है कि मेरी एक्सिला के अंदर भी एक गिल्टी है. दो पेशेंट है, एक के यहाँ गिल्टी है, एक के एक्सिला के गिल्टी है. ये कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है. कहीं पर भी कोई भी गिल्टी जो है वो इनलार्ज हो सकती है, राइट. दैट्स ए लिम्फ एंडोपैथी, मींस इनलार्जमेंट ऑफ द lymph node. That's the beginning of the Hodgkin disease, right? ये जाके जो बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स ऑफ जो सेल्स हैं, दे बिगिन टू अटैक द लिम्फेटिक सिस्टम एंड देन दे गेट कलेक्टेड, यानी वहां पे रुक जाएंगे नोड्स के अंदर. और नोड्स जो हैं वहां रुकने के वजह से जो नोड्स है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे. दैट इज ए इनलार्जमेंट ऑफ द नोड, दैट इज ए लिम्फ नोन एज ए लिम्फ एडनोपैथी. तो ये है इसका बिगिनिंग, अटैकिंग एंड कलेक्शन एंड मेकिंग द नोड्स इनलार्ज. ये इसका बिगिनिंग है, ऑनसेट ऑफ द डिजीज प्रोसेस. नाउ व्हाट नेक्स्ट. फिर क्योंकि नेक एंड एक्सिला हमारी चेस्ट के बहुत क्लोज टू है, तो ये हॉजकिन डिजीज का जो पहला अटैक कैविटी में होता है वो हमारी थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी के अंदर इसोफेगस है, एयरवे पैसेज है, लंग्स हैं, बहुत सारे मेजर वाइटल ऑर्गन है, उनके आसपास जो पूरा नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक स्ट्रक्चर का है, उनके अंदर जो लिम्फ नोड है वो इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाएंगे. इट्स समथिंग वेरी सीरियस. तो ये इस तरीके से क्या नाम है इसका, जो प्रोलिफरेशन है वो होगा अबनॉर्मल बी लिम्फोसाइट्स का.
B lymphocytes in multiple number. They are circulating in the bloodstream and they are collecting at various part of the lymphatic system. और जहां पर भी वो कलेक्ट होके स्टे बैठ लेंगे और फिर वहां पर वो नोड्स जो हैं उनको वो इनलार्ज करना शुरू कर देते हैं. So it's a normal way of begin to collect in the certain part of the lymphatic system, like for example lymph nodes है जैसे मैंने बोला axilla and neck. So let's go to the next step now. What is the cause of the Hodgkin disease? The number one etiology is unknown. लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि फैमिली हिस्ट्री, उनकी फैमिली में कैंसर चलता आ रहा है, राइट, दैट कुड बी द वन ऑफ द कॉज. लेकिन ऑक्यूपेशनल हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एंड देन कोई कंटामिनेशन हो सकता है, कहीं आपका एग्रीकल्चर हो सकता है, आपका जो आप पानी पी रहे हो वो पॉल्यूटेड हो सकता है, उसके थ्रू बहुत सारे टॉक्सिक एजेंट्स जो हैं दे आर एंटरिंग द बॉडी एट वन टाइम ऑफ टाइम. वो इतने हो जाते हैं कैपेबल कि वो आपके जो लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं उनका जो डीएनए है उसके ऊपर वो अटैक करेंगे एंड दे विल डिस्ट्रॉय द प्रोग्राम्स एंड द फंक्शन ऑफ द डीएनए कंट्रोल प्रोग्राम, राइट. सो फिर वो फ्री हो जाते हैं और अपने तरीके से वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. लेट्स गो डाउन टू द नेक्स्ट. अब साइट क्या है, कॉमन साइट क्या है? तो मैंने कहा कि जो हॉजकिन डिजीज है उसके लिए जो कॉमन साइट है वो नेक से स्टार्ट होके एक्सिला से स्टार्ट होके जो हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर जो लिम्फ नोड स्ट्रक्चर है वहां पर अटैक करेगी. यानी थोरैसिक कैविटी, अगर कैविटी टू कैविटी हम इसको कंपेयर करें तो वेयर एज जो नॉन हॉजकिन डिजीज का जो फर्स्ट अटैक होता है वो पेल्विक एरिया, पेल्विक कैविटी में होता है. सो रिमेंबर इट. So initial site is axilla, neck, tonsil, spleen, bone marrow. Later on ये neck, axilla and then उसके बाद tonsil है, bone marrow है and spleen है, ये उसको अटैक करेगी क्योंकि there is a huge network of the lymphatic system, right. और circulating blood है, ये blood के अंदर ये circulate कर रहे हैं and they are everywhere and they are attacking the other part of the body, right. और एट द एंड में क्या होगा कि वहां पर जो लिम्फ नोड्स हैं वो इंलार्ज हो जाएंगी. लिम्फ नोड इंलार्ज का मतलब है कि वो इंलार्ज नोड जो है उसके जो इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है उनको वो कंप्रेस करना शुरू कर देंगे. वन एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. फॉर एग्जांपल कि वो रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रिकिया, उसके पास लिम्फ नोड इंलार्ज है. तो जो इंलार्जमेंट है वो तो बढ़ती जाएगी ना साइज में, हम उसको रोक नहीं सकते, राइट. तो वो हमारे एयरवे पैसेज को फिर कंप्रेस करेगी. तो जब कंप्रेस करेगी तो पहली जो कंप्लेन या साइन होगा वो होगा पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. सिमिलरली ईसोफेगस के साथ भी यही होगा, वहां पर डिस्फेजिया होगा. सो हम बियाप्सी पे जाएंगे. बियाप्सी देखिए, जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है विद कंप्लेन ऑफ ए गिल्टी हेयर है या एक्जिला में है, इनलार्ज नोड है, तो द फिजिशियन इमीडिएटली वो कहेगा कि उसकी हमें बियाप्सी करनी. अगर इनसाइड द बॉडी हॉजकिन डिजीज डेवलप हो रही है तो ये जो बियाप्सी की रिपोर्ट होगी ये पॉजिटिव होगी. अब पॉजिटिव में क्या आएगा, जरा ध्यान से सुनिए. देयर आर रीड स्टर्नबर्ग सेल. रीड, नॉट रीड, रीडन स्टर्नबर्ग सेल. Yeah, it's a Reed Sternberg cell. Remember it. Reed Sternberg cell within the knot. जब आपने एक बियाप्सी लेके हिस्टोपैथ लैब में भेजा, वहां से पैथोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट रेडी किया और उसने कहा कि ये जो टिश्यू आपने भेजे थे उसके अंदर हमें स्पेसिफिक एक सेल मिले हैं जिनको वो कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल. अगर आप हॉजकिन की बात कर रहे हो और ये नहीं आप जानते तो यू आर इन कंफ्यूजन ऑफ द टॉपिक, राइट. सो रीड, REED, स्टर्नबर्ग सेल, राइट, क्योंकि ये ही डिफरेंशिएट करेगा नॉन हॉजकिन से. सो ये क्लियर हो जाता है कि ये हॉजकिन डिजीज है, राइट. तो दूसरी बियाप्सी में ये रिपोर्ट आई. अब मैं बात करने लगा हूं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द
हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन। देखिए, इसको दो एंगल से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट हमने करेक्टर देखा है कि हॉजकिन डिजीज जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होती है। जैसे आपने कहा कि एक्जिला है, नेक है, एंड देन थोरेसिक कैविटी, दिस इज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। वेयर एज नॉन हॉजकिन डिजीज इनिशियली जब उसका ओरिजिनेशन होगा, बिगिनिंग होगा, तो वो पेल्विक कैविटी से स्टार्ट होती है। एरिया वाइज देखिए, कैविटी वाइज देखिए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू। नंबर, दिस वाज द नंबर वन डिफरेंस। नंबर टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल, कि हॉजकिन डिजीज की जब आप टिश्यू बिopसी करेंगे तो उसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल आपको मिलेंगे, जबकि दूसरी साइड में नॉन हॉजकिन डिजीज के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल आपको नहीं मिलेगी। तो कल को अगर एग्जामिनर आपको पूछ लेता है क्वेश्चन कि हिस्टोपैथ की रिपोर्ट में पैथोलॉजिस्ट की क्या रिपोर्ट होगी, अगर ये नॉन हॉजकिन था, तो उसमें ऑप्शन में डेफिनेटली होगा एब्सेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो अगर वो कैविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, देन दिस रीड स्टर्नबर्ग सेल वाली ऑप्शन नहीं होगी। तो फिर ये है कि इसका जो ओरिजिनेशन है, ऑनसेट ऑफ द डिजीज है, ये पेल्विक एरिया से या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होती है। तो ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है क्लिनिकल फाइंडिंग, यानी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव साइन सिम्टम्स। मैं एक एक साइन सिम्टम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और बहुत केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर साइन सिम्टम्स क्यों डेवलप हो रहे हैं, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड कि ये साइन सिम्टम्स डेवलप हुआ है। सो लेट्स गो डाउन टू द क्लिनिकल फाइंडिंग। एंड द फर्स्ट सेक्शन जो है वो सब्जेक्टिव है, और उसमें देखिए तो जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है डिस्निया है या फिर डिस्फेजिया का। आप जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने हॉजकिन डिजीज के लिए मैंने कहा था कि वो फर्स्ट जब अटैक करती है तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी थोरेसिक कैविटी को अटैक करती है, और थोरेसिक कैविटी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो लिम्फ नोड है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाती है, राइट। सो जब वो इनलार्ज साइज में इनलार्ज होंगी तो जाहिर है कि उनको स्पेस चाहिए, और उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल एयरवे पैसेज है या ईसोफेगस है, तो वो उसको कंप्रेस करेंगी बाहर से। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट जब अपना मील लेता है तो पेशेंट कहेगा कि उसके उससे स्वालो नहीं हो रहा। स्वालो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ईसोफेगस जो है वो कंप्रेस्ड है फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द इनलार्ज लिम्फ नोड। तो वो नैरोनेस हो जाएगी और फूड जो है आगे नहीं जाता। दैट कंडीशन इज नोन एज ए डिस्फेजिया। सिमिलरली, अगर यही इनलार्ज नोड एयरवे पैसेज को कंप्रेस कर रही है फ्रॉम द आउटसाइड, तो फिर इसका मतलब है कि पेशेंट की जो कंप्लेन होगी वो डिस्निया से स्टार्ट होगी, क्योंकि एयरवे पैसेज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन वो नैरोनेस हो गया। सो दिस इज हैपनिंग इन टू द thoracic cavity, right? So there is a complaint of dyspnea, there is a complaint of dysphagia, और मैंने आगे उसका रेशन लिखा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। प्रेशर कहाँ से आया? प्रेशर ऑफ द इनलार्ज लिम्फ नोड, लिम्फ एडनोपैथी, और वो कंप्रेस कर रही हैं, प्रेशराइज कर रही हैं टू द एयरवेज या फिर फूड पाइप, राइट। व्हाट नेक्स्ट? पेशेंट कंप्लेन कर रहा है प्लूराइटिस, उसकी स्किन के ऊपर बहुत सारी ईचिंग हो रही है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत पर्टिकुलर है। मैं इसको थोड़ा सा हट के एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आगे जाता हूँ। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसकी जो एपिटाइट है वो डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द डिजीज प्रोसेस, और एज ए रिजल्ट ऑफ द एनोरेक्सिया उसका जाहिर है कि उसका जो बॉडी वेट है वो अब डिक्रीज हो रहा है। सो देयर इज ए लॉस ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड द डिजीज इटसेल्फ। पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है वो भी ड्रॉप करना शुरू कर देगा, पेशेंट वीकनेस की कंप्लेन एक्सेट्रा करेगा। सो ये था सब्जेक्टिव कुछ, राइट। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव। मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूँ, मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूँ, और मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसको लेके मुझे सब्जेक्टिव में भी जाना पड़ेगा, तो मैं वहां आपको कनेक्ट करके फिर इसका कनेक्शन बताता हूँ और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। प्रीराइटिस को अभी मैं पेंडिंग रखता हूँ। सो देखिए ऑब्जेक्टिव में देखो क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव में बीइंग ए नर्स प्रैक्टिशनर या आरएन या फिजिशियन, जब आप उसकी ऑब्जेक्टिवली
असेसमेंट स्टार्ट करते हो तो यू विल सी देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड हेयर या फिर एक्सिला के अंदर, राइट। तो ये तो आपको इनिशियली मिलेगा। सो इनलार्ज लिम्फ नोड अनीमिया है, इंक्रीज टेम्परेचर रहेगा और आप उसका लिवर को पल्पेट करेंगे तो हो सकता है कि लिवर इनलार्ज है और लिवर हार्ड भी है। सो देयर इज ए हेपेटोमेगली, राइट। और फिर वो कह रहा है कि स्प्लीन इनलार्ज भी हो सकती है अगर डिजीज का लेवल उस तक वहां तक पहुंच चुका है। अब मैं बात करने लगा हूं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की और मैं इसी को कनेक्ट करूंगा इसके साथ। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो चुका है तभी तो प्लूराइटिस हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए इसकी एक्सप्लेनेशन है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारा जब हमने लिवर डिजीज करी थी वहां पर भी आ रहा था। देखिए बाइलरी ट्रैक्ट सिस्टम, राइट, बाइलरी ट्रैक्ट सिस्टम, इसमें क्या क्या है आप कहेंगे सर इसमें लीवर आता है, इसमें गॉल ब्लैडर आता है, सीबीडी आता है और ये स्ट्रक्चर और ड्यूडेनम आता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जो मैंने नाम लिए हैं, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, सीबीडी है एंड ड्यूडेनम है, ये बहुत ही क्लोजली नेटेड हैं, बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ से बाइल आता है और फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू एंट्री करता है। अब मान लीजिए कि इसके इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर और लिम्फ नोड इनलार्ज हो गई और लिम्फ नोड जो इनलार्ज हैं वो सीबीडी को ऑब्स्ट्रक्ट कर, सीबीडी को कंप्रेस कर। लिसन केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग है। स्ट्रक्चर नॉर्मल है लेकिन उसमें बिकॉज ऑफ द हॉजकिन डिजीज लिम्फ नोड्स का जो नेटवर्क वहां पर है, स्ट्रक्चर है, वहां पर नोड इनलार्ज हो रही है और एज ए रिजल्ट ऑफ द इनलार्ज नोड्स वो सीबीडी को कंप्रेस कर रही है। व्हाट नेक्स्ट? सीबीडी का फंक्शन क्या है? सीबीडी जो है वो बाइल को लेके ड्यूडेनम में एम्प्टी करता है। दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी, राइट। सो इसका मतलब जब हम कंप्रेस करेंगे उसको तो बाइल का जो फ्लो है वो नहीं हो पाए, सो बाइल रुकेगा। बाइल नॉर्मल अमाउंट में फ्रॉम द सीबीडी ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचेगा। अब जब वो ड्यूडेनम में नहीं पहुंचेगा तो वहीं पर जो अब इशू है, जो प्रॉब्लम्स हैं फर्दर, वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द बाइल वो है कि इट असिस्ट एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल। उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बाइल इज रिक्वायर्ड। ये वन ऑफ द फंक्शन है। बाइल के बहुत सारे फंक्शन है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको प्लूराइटिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सारे फंक्शन है लेकिन उनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लूराइटिस क्यों हो रहा है। प्लूराइटिस इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द बिलिरुबिन इन द ब्लड। क्लियर है? यस, ओके। सो इसका मतलब है कि बाइल जो है वो बहुत वाइटल है फॉर द एक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन। व्हाट इज बिलिरुबिन? बिलिरुबिन इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रोकन आरबीसी, राइट। सो बिलिरुबिन जब ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा क्योंकि वो अब एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट एक्चुअली कॉजिंग द प्लूराइटिस। प्लूराइट। तो बिगिनिंग में कंप्लेन जो होगी पेशेंट से वो प्लूराइटिस की होगी। जो ही वो पेशेंट अपने इस कंप्लेन को फिजिशियन को बताता है तो फिजिशियन को इशारा मिल जाता है कि वो प्लूराइटिस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो लिम्फ नोड्स अराउंड दैट एरिया है वो अब सीबीडी को कंप्रेस कर रही हैं और बाइल जो है वो ड्यूडेनम तक सफिशिएंट या नॉर्मल अमाउंट में नहीं पहुंच रहा। तो फिर वो उसका बिलिरुबिन भी चेक करेगा, राइट। सो इसे हो जाए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, अब देखिए डायग्नोज हम करेंगे। तो डायग्नोज, सॉरी फॉर दैट, ऑब्स्ट्रक्टिव ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लिम्फ नोड। फिर पेशेंट का आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंडिकेट करता है कि बोन मैरो एंड जो स्प्लीन है वो दोनों ऑर्गन इन्वॉल्व हो चुके हैं हॉजकिन डिजीज की वजह से। जब वो दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे देर इज गोइंग टू बी abnormal एंड insufficient प्रोडक्शन ऑफ द कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया
डेवलप होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मीनिंग है डिक्रीज नंबर ऑफ द प्लेटलेट सेल, राइट। तो उसकी वजह से अगर बोन मैरो एंड स्प्लीन इन्वॉल्व हो चुके हैं तो स्प्लीन अगर इन्वॉल्व है तो उस केस में तो स्प्लीन आपको इनलार्ज मिलेगी। अगर बोन मैरो इन्वॉल्व है तो इसका मतलब आपका जो सीबीसी के जो ब्लड सेल हैं, आरबीसी, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी, वो अब नॉर्मल अकाउंट उनका मिलने वाला नहीं। सो उसमें डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट होगा। अगर डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट सेल हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, रिपोर्ट साफ बता रही है, रिपोर्ट आ चुकी है सीबीसी की, तो इसका मतलब है कि पेशेंट इज नाउ एट द रिस्क ऑफ हैमरेज because of the decreased platelet cell. Right. Now, let's go and do the diagnose. Diagnose के लिए आप सीबीसी करेंगे, जिसमें आप उसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में स्पेसिफिकली आपको लिम्फोसाइट सेल पे जाना पड़ेगा, एंड देन आपका क्या नाम है, जो प्लेटलेट सेल काउंट करना पड़ेगा, देन कोगुलेशन स्टडी भी करनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज कि आप उसका लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसे आप शॉर्टकट में एलएफटी बोलते हो, वो भी चेक करना मांगते हो, बिकॉज यू वांट टू सी कि लिवर के फंक्शन नॉर्मल हैं या नहीं। अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब लिवर इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है। अगर स्लाइटली देर और एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम, तो इसका मतलब कि लिवर इन्वॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इज आप उसका सीटी स्कैन करोगे विद कंट्रास्ट मीडियम। तो सीटी स्कैन में उसका थोरेसिक एंड होल अब्डोमेन कैविटी मस्ट बी स्कैन, राइट, क्लियर। देन नेक्स्ट इज बोन मैरो एस्पिरेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर इनलार्ज, अगर नहीं, वो तो शुरू में ही मिल गई थी आपको लिम्फेडेनोपैथी, इनलार्ज लिम्फ नोड यहाँ पर एक्सेला में, उसको आप बियाप्सी लीजिए, उसकी आप उसको चेक करिए, तो आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल मिलेगी, राइट। तो ये आपको मिलने वाला। तो अगर आप बोन मैरो करते हो तो बोन मैरो को भी अंदर आपको बी लिम्फोसाइट सेल एबनॉर्मल मिलेंगे। सो ऑल दीज रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट को हॉजकिन डिजीज है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि व्हाट एक टेस्ट का नाम लो जो कंफर्म करता है, तो वो कंफर्मेशन होगा इन लार्ज लिम्फ नोड से, व्हाट दैट बियाप्सी, टिश्यू बियाप्सी। लेकिन फॉर अगर मैं ये कह दूं कि लिम्फ नोड इनलार्जमेंट नहीं है जो एक्सटर्नली जहां से आप बियाप्सी ले सकते हो, तो फिर कहां से लेंगे? अगर उसका लिवर इन्वॉल्व है तो आप लिवर टिश्यू बियाप्सी ले सकते हो। अगर मैं कहूँ कि वो भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर बोन मैरो जो है वो एक्चुअली इज द ओरिजिनेशन, वो उसको आप चेक करिए। सो ये डिपेंड करता है कि फिजिशियन आपको क्वेश्चन तो देता है, लेकिन नीचे जो आप ऑप्शंस हैं वो क्या देता है, वो क्या नहीं देता, राइट। अगर वहां पर लिवर को लेके, एलएफटी को लेके ऑप्शंस नहीं है, टिश्यू बियाप्सी फ्रॉम द इनलार्ज लिम्फ नोड से लेके ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके पास राइट आंसर जो बनता है वो जरूर वहां पे होगा कि बोन मैरो aspiration for the B lymphocyte, right? So that is the clinical finding and how to confirm. Okay, let's go to the next section now. The next section of the Hodgkin disease is the last section. और last section जो है वो थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन है। मैं अक्सर दो बातें जब भी मिलिग्नेंसी से रिलेटेड टॉपिक को कराता हूँ, तो मैं दो बातें बहुत ही कॉमनली बोलता हूँ। वो क्या है कि जब हम कैंसर मिलिग्नेंसी की बात करते हैं, तो वन थिंग इज वेरी मच कंफर्म एंड श्योर कि इसका जो इटियोलॉजी है वो अननोन। नंबर वन, कॉज ऑफ द कैंसर इज अननोन। और दूसरी लाइन का ऑटोमेटिकली हमें पता है कि सो इसका मतलब है कि देर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ द डिजीज। सो रिमेंबर टू थिंग्स, etiology is unknown and no permanent cure available so far, right? Permanent टाइम बीइंग के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है कि आप रेडिएशन कीमो ले रहे थे, 2 साल निकल गए, लेकिन एट द एंड में फिर से रिकरेंस है, मेटास्टेसिस एक्सेट्रा है। तो इसलिए मैंने वर्ड परमानेंट यूज किया है। सो लेट्स गो। इससे पहले कि पेशेंट का डायग्नोज हो चुका है हॉजकिन डिजीज और फाइनल कंफर्म डायग्नोज हो चुका है, और अब जो ऑन्कोलॉजिस्ट की जो टीम है, नॉट वन पर्सन, नॉट वन फिजिशियन, वो टीम बैठ के डिसाइड करती है कि व्हाट इज द स्टेज, क्या स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट। क्योंकि नेक्स्ट जो अब इंटरवेंशन होगी वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द स्टेज, राइट, व्हाट इज द स्टेज।
एंड व्हाट आर द प्रेजेंट साइन सिम्टम्स एटसेट्रा, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब स्टेजिंग से मतलब क्या है? स्टेजिंग से मतलब यह है कि क्या ये बहुत ही अर्ली डायग्नोज हो गया, अभी सिंपली यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ द नोड था, लेकिन सीटी स्कैन में आता है कि थोरेसिक एंड अब्डोमेन कैविटी के अंदर कोई इनलार्जमेंट ऑफ द नोड नहीं है। सो लुक एट द स्टेजिंग, या फिर लिवर इन्वॉल्व है, स्प्लीन इन्वॉल्व है, बोन मैरो इन्वॉल्व है एटसेट्रा, this will confirm the staging of the Hodgkin disease, and this is very necessary, this is very important to stage first कि हम अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान करें, right? Whatsoever the treatment you are going to provide, that has to be stage first, right? प्लानिंग करने से पहले हमें स्टेजिंग का पता होना चाहिए ना। जो ट्रीटमेंट होगा आपका सपोर्टिव होगा, एंड ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टोमेटिकली होगा। अब स्पोर्ट एंड सिम्टोमेटिकली के, अब सिम्टोमेटिकली को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है, उसको डिस्फेजिया है, और हमें थोरेसिक सीटी स्कैन से पता चलता है कि देयर आर इनलार्ज लिम्फ नोड कंप्रेसिंग द ईसोफेगस, सो इसलिए उसको डिस्फेजिया है, डिफिकल्टी सॉल्व है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? नेक्स्ट स्टेप में ट्रीटमेंट ये है कि आप उस इनलार्ज लिम्फ नोड को सर्जिकली रिमूव करिए, तो अपने आप जो है कंप्रेशन ओवर द ईसोफेगस एंड हो जाएगा, और उसको डिफिकल्टी इन स्वॉलो की जो कंप्लेन थी वो चली जाएगी, अब वो इजिली स्वॉलो कर सकता है। दैट इज सिम्टोमेटिकली राइट। आप कह रहे थे ईचिंग है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, सीटी स्कैन से पता चलता है कि बहुत सारी जो इनलार्ज लिम्फ नोड है वो सीबीडी को कंप्रेस कर रही थी। आप ओपन अप करिए, लेप्रोटमी करिए, एंड रिमूव ऑल दोज इनलार्ज लिम्फ नोड कंप्रेसिंग कॉमन बाइल डक्ट। तो सीबीडी के थ्रू जो बाइल फ्लो पहले इंपेयर था, नहीं हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, अब वो जाएगा, राइट। सो दिस इज अ सिम्प्टोमेटिकली कंडीशन। अगर उसकी लिवर केस से प्लानिक हो चुकी है, यानी कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द स्प्लीन बिकॉज ऑफ द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, राइट, पूलिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, तो उस केस में आप स्प्लीनेक्टमी कर सकते हो। सो दैट इज अ सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट। लेकिन अदरवाइज ये हम सब कर रहे हैं टू रिलीव द प्रेशर। रिलीव द प्रेशर आपने किया इसोफेगस को लेके, रिलीव द प्रेशर आपने किया क्योंकि पेशेंट का एयरवे पैसेज कंप्रेस हो रहा था, सीबीडी कंप्रेस हो रही थी एटसेट्रा। सो इन लार्ज लिम्फ नोड आप रिमूव कर दीजिए, एंड इट विल रिलीव द प्रेशर एंड द फंक्शन विल बी रिस्टोर। ना व्हाट इज कीमो एंड रेडिएशन? अगर पेशेंट को कीमो डिसाइड करते हैं तो वो फेवरेट ड्रग कौन सी है जिसमें से फिजिशियन सिलेक्ट करता है। नॉट ऑल दीज ड्रग्स आर गिवन, नो, इसमें से उसको बेस्ट देखनी है कि इन दिस केस व्हाट इज द बेस्ट ड्रग जो उसको सूट करेगी। सो वो जो फेवरेट ड्रग हैं, मैं उनके नाम लिखे हैं। नंबर वन इज ल्यूक्रन, नंबर टू इज ऑनकाविन, नंबर तीन इज डॉक्सोरिबोसन। डॉक्सोरिबोसन का दूसरा नाम जो है वो एड्रियामाइसिन भी है, और नंबर नेक्स्ट जो है वो प्रेडनिसोन है, एंड द नेक्स्ट वन इज वेलबैन है, एंड एक और है जिसे हम साइटॉक्सिन भी बोलते हैं। सो दीज आर कपल ऑफ ड्रग्स जो इफेक्टिव हैं, जो सूट करती हैं, जो एग्जामिनर की भी फेवरेट हैं, एंड देन एंड में आपके एग्जाम के लिए भी फेवरेट है। सो एग्जाम के लिए भी ये ड्रग फेवरेट है, लेकिन इसमें से फिजिशियन को सिलेक्ट करनी है ड्रग, एंड ये वाली ड्रग एज ए कीमो उसको अब फिजिशियन डिसाइड करेगा कि उसको इंट्रावीनसली देना है रूट या उसको ओरल देना है, डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द डिजीज, राइट। तो आप इसको देंगे, लेकिन मेक श्योर एब्सोल्युटली यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, राइट। तो ये आपको देना। सो दैट इज द एंड ऑफ द हॉजकिन डिजीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन द हॉजकिन एंड द नॉन हॉजकिन क्या है, कि हॉजकिन की जो टिश्यू बियाप्सी ली थी आपने लिम्फ नोड, उसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होंगे, जबकि नॉन हॉजकिन के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल एब्सेंट होंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू, नॉन एंड हॉजकिन, राइट। वो एक और मैंने डिफरेंस बताया था कि इनका जो ओरिजिनेशन है, जो हॉजकिन है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से स्टार्ट होती है, जबकि नॉन हॉजकिन जो है वो पेल्विक एरिया से अटैक
करती है। सो दैट इज ए कंप्लीट टॉपिक हॉजकिन, और नॉन हॉजकिन को भी मैंने बताया कि क्या है।